और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीज फायर में भी ईरान की तैयारियां जारी हैं। सीज फायर चल रहा है लेकिन ईरान अभी भी तैयार है और वो लगातार वीडियोस के जरिए, स्टेटमेंट्स के जरिए इस बात की तस्दीक कर रहा है। मिसाइल ठिकानों को रिपेयर कर रहा है ईरान। तबाह मिसाइल अड्डों का पुनः निर्माण किया जा रहा है। तो अभी सीज फायर चल रहा है, कुछ दिन बाकी है। हालांकि ये भी जानकारी है कि एक बार फिर नए सिरे से 14 दिन का सीज फायर होगा, जिसे लेकर अभी पुख्ता तौर पर इंफॉर्मेशन नहीं आई। लेकिन इस बीच सीज फायर में भी ईरान की तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियां लगातार ईरान कर रहा है। बातचीत होनी है दूसरे दौर की और तमाम सकारात्मक अगर हम देखें इशारे मिल भी रहे हैं। लेकिन इस बीच जहां अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश ईरान पर कर रहा है ताकि बातचीत के दौरान वो दबदबा दिखाई दे और ईरान उसके सामने झुके, उसकी शर्तों को माने, वहीं ईरान भी बखूबी इस बात को समझता है और ऐसे में वो अपनी तैयारियों को किसी भी तरीके से कम नहीं करना चाहता या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। इसीलिए तैयारियां लगातार जारी हैं सीज फायर के दौरान भी। अब मिसाइल ठिकानों को रिपेयर कर रहा है ईरान। ईरान का जो स्ट्रक्चरल नुकसान हुआ है उसको अभी ईरान रिपेयर नहीं कर रहा, लेकिन अपने जो मिसाइल ठिकाने हैं उन्हें रिपेयर किया जा रहा है। एक तरीके से रिफ्यूलिंग जो है वो की जा रही है ईरान की तरफ से, ताकि अगर कोई स्थिति विपरीत होती है, उलट होती है, तो माकूल जवाब दिया जा सके या फिर कहे कि खुद को सिक्योर किया जा सके। ये ईरान की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे करके तारुफ करा देती हूँ। कर्नल दिनेश शर्मा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजिताभ जी, पहले आपके पास आ जाते हैं और जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ईरान सीज फायर के दौरान भी तमाम अगर देखें वो तैयारियां कर रहा है, यानी कि उसे भी पता है कि मुमकिन है ये जब बातचीत दूसरे दौर की हो तो ये बातचीत अगर विफल हो जाती है, अगर ये बातचीत सक्सेसफुल नहीं होती है, तो ऐसे में इसका अंत एक बार फिर से युद्ध की तरफ जाएगा। ऐसे में वो तैयारियां लगातार जो है की जा रही हैं। बिल्कुल मोनिका जी, देखिए कोई भी देश अपनी जो उसके आप कह लीजिए कि एक स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो कोई निगोशिएट करने की स्थिति में हो सकता है, वही ईरान कर रहा है। उसको ये मौका मिला है कि फिर से और संगठित होने का समय जो मिला है वो बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि ईरान की काफी तबाही हुई है। खास करके जो उसके मिसाइल के अड्डे हैं, जो उसके ड्रोन के ठिकाने हैं, जो प्रोडक्शन के उसके यूनिट्स हैं, तो वो कोशिश कर रहा है कि इस समय का सदुपयोग करे, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके स्ट्रेंथ की स्थिति में आए। क्योंकि अमेरिका जग जाहिर है कि अमेरिका बहुत बड़ा एक प्रेशर का काम करता है, हर तरह का प्रेशर, वो चाहे सैनिक का हो, चाहे वो हथियारों का हो, चाहे वो आर्थिक नाकाबंदी हो, हर तरह से उसने ईरान को दबाने की कोशिश की है। ये एक समय मिला है शायद ईरान को, क्योंकि अभी अगर वो नहीं कर पाएगा तो फिर तो एक तरफा अमेरिका जो भी चाहेगा उस पे अपने नियम कानून थोप सकता है। उससे बचने के लिए ईरान कोशिश करेगा कि और उसके कोशिश अब देख रहे हैं कि कुछ कामयाब भी हो रही है। जैसे लेबनान में जो अभी सीज फायर की बात हो रही है, वो दिख रहा है कि कुछ उसके प्रयास सफल भी होते दिख रहे हैं। कहीं कहीं पे ट्रंप भी प्रेशर में है और उसकी वजह से थोड़ा सा वो ईरान के साथ कंप्रोमाइज वाली स्थिति में है। उसके कई कारण हैं दैट वी कैन डिस्कस। जी अजिताभ जी, आपने जिक्र यहां पर किया सीज फायर का, वो सीज फायर जो अब लेबनान और इजराइल के बीच भी हो गया। और इस बीच एक बड़ा अपडेट बता दें, सीज फायर में जेडी वेंस की बड़ी भूमिका, सीज फायर में जेडी वेंस की बड़ी भूमिका। वेंस ने इजराइल को कन्विंस किया, सहमत किया, राजी किया। ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारी की तरफ से यह दावा किया गया है कि वेंस ने इजराइल को सहमत किया, क्योंकि इससे पहले इजराइल बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा था। ईरान अमेरिका में यहां पर अगर हम देखें सीज फायर हो गया था, लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे थे लेबनान पर। रजनीश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। रजनीश, वेंस की भूमिका का जिक्र हो रहा है कि वेंस ही इजराइल को यहां पर कन्विंस कर पाए। देखिए, जब अमेरिका सीज फायर करने की चाह रहा था, सीज फायर करने की बात कर रहा था, तो अमेरिका चाहता था कि जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा है उसमें सीज फायर हो और ये सीज फायर परमानेंट हो। लेकिन शुरुआती दौर में 2 सप्ताह का सीज फायर हुआ। लेकिन इस सीज फायर में एक चीज़ ये देखने वाली बात थी कि जेडी वेंस ने खुद ये बयान जारी कर कहा था कि ये सीज फायर ईरान के साथ है, ना कि लेबनान के साथ है। इसके बाद इजराइल और जो लेबनान है उसके बीच किस तरीके से युद्ध जारी रहा, कंटिन्यू रहा, ये सब ने देखा। लेकिन अब ये बयान आया है कि जो जेडी
वेंस है, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनकी वजह से जो इजराइल है वो सीज फायर के लिए तैयार हो गया है और जेडी वेंस ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है नेतन्याहू को सीज फायर के लिए राजी करने को लेकर। तो ये अभी जो है बयान सामने आया है, लेकिन ये धरातल पे कितना सही उतरता है, कितनी इसमें इन बातों में कितनी जो है पुष्टि होती है, इस बात का फैसला कुछ समय के बाद होगा कि जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उनमें उन दावों में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल। कर्नल शर्मा, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जेडी वेंस कन्विंस कर पाया इजराइल को, क्या ट्रंप कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, ये कहने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिस समय हम एक घटना के बारे में पर्टिकुलर बातचीत करते हैं तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाकी उससे रिलेटेड घटनाक्रम और जगह क्या हो रहे हैं। देखिए, ये लेबनान के साथ जो सीज फायर हुआ है, जी अमेरिका की काफी बड़ी भूमिका इसके अंदर जो है समझी जा सकती है, क्योंकि नेतन्याहू साहब जो हैं वो किसी भी हालत में तैयार नहीं थे लेबनान के साथ सीज फायर करने के लिए, कि जब तक कि पूरी तरह से हिजबुल्लाह को निशस्त्र नहीं कर दिया जाता। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी एक खुशी की खबर मिलती है कि ईरान और अमेरिका के बीच के अंदर जो सबसे बड़ा रोड़ा या सबसे बड़ी जो बोन ऑफ कंटेंशन थी, वो ईरान कहता था कि लेबनान के अंदर सीज फायर हो, एटलीस्ट ये चीज खत्म हो गई है। आने वाले दिनों में जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो व्हाइट हाउस के अंदर लेबनान के प्रेसिडेंट को और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे फर्दर बातचीत करने के लिए, तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव और ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि अमेरिका ने जो है इसमें वाइटल रोल निभाया है। अब बात आ जाते हैं ईरान और यूएस की सीज फायर के बारे में। बात देखिए कि जैसा आपने बताया कि ईरान जो है अपने मिसाइल बंकर्स को और मिसाइलों की रिपेयर कर रहा बनस्पति इसके कि वो बाकी अपने सिविलियन इलाके को करे, तो इसके साथ साथ जो है अमेरिका भी तो अपने हथियारों की रिप्लेनिश कर रहा है, जिस प्रकार से वो कहता है कि हमारे वारशिप जो हैं उनके अंदर हमने नए हथियार डाल दिए हैं। लेकिन एक और खुशी की खबर जो आती है, अब ये कह नहीं सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कहते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जिस प्रकार से वो कहते हैं कि ईरान जो है परमाणु बम ना बनाने की जो है सहमति के ऊपर आ गया है, वो जो एनरिच यूरेनियम है वो हैंड ओवर करने के लिए तैयार है, और इस प्रकार की और उन्होंने काफी हद तक जो है स्टेटमेंटें दी। इसके साथ साथ जो है विरोधाभास भी उजागर होता है, जिस प्रकार से ईरान कहता है कि अगर नवल नाकेबंदी लागू रही तो वो रेड सी वाला रूट बंद कर देगा। दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि हमने अपने 12 या 14 वारशिप हैं, 100 एयरक्राफ्ट हैं और 10,000 सैनिक हैं, हम किसी को भी जो है एंट्री या एग्जिट नहीं करने देंगे जो ईरान से आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं, उन्होंने एक प्रकार की धमकी भी दी है। कहीं ना कहीं वो बातचीत से पहले माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं दबदबा बनाने की। इस बीच वो जो क्रेडिट का मैंने जिक्र किया जेडी वेंस का, उसे लेकर एक और अपडेट आ रही है, मैं जरा साझा कर लूं, आपके पास लौट रही हूं। ईरानी लीडर गालिबाफ की तरफ से एक दावा किया गया। ईरानी लीडर गालिबाफ की तरफ से यह दावा, हिजबुल्लाह की वजह से सीजफायर संभव हो पाए, हिजबुल्लाह की दृढ़ता से ये सीजफायर जो है मुमकिन हो पाया है। ये क्रेडिट यहां पर ईरान ने दे दिया है हिजबुल्लाह को। जो सीजफायर हो रहा है इजराइल की तरफ से, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, वहां पर अगर हम देखें तो यहाँ एक क्रेडिट दिया है ईरानी लीडर गालिबाफ ने, दावा किया है कि ये जो सीजफायर है ये हिजबुल्लाह की दृढ़ता से ही मुमकिन हो पाया है। अजिताभ जी, हिजबुल्लाह की तरफ से, माफ कीजिएगा, हिजबुल्लाह की वजह से सीजफायर संभव निश्चित तौर पर, क्योंकि 10 दिन का सीजफायर है। अगर हिजबुल्लाह यहां पर अटैक करता है तो सीजफायर टूट जाएगा, फिर तो इजराइल को मौका मिल जाएगा नए सिरे से हमले करने का। देखिए, इसमें दो बातें हैं मोनिका जी। एक तो ये मनोबल बढ़ाने का, देखिए ईरान के लिए उसके प्रॉक्सीज जो हैं, और वो प्रॉक्सीज ये सिर्फ 3H जो हम कहते हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हौती ही नहीं है। इराक में भी कई ग्रुप्स हैं जो इस्लामिक रेसिस्टेंस ऑफ इराक के नाम से वहाँ एक्टिव हैं, ग्रुप कई वहाँ पे भी हैं। तो ईरान इन सबों के कारण ही एक तरह से उसका जो बल है, उसका की जो ताकत है, उसमें प्रॉक्सीज का एक बहुत बड़ा हाथ है कि कई मोर्चों पे अमेरिका और इजराइल को आना पड़ता है। तो सिर्फ अगर ईरान ही एक मोर्चा होता तो शायद उनके लिए आसान होता ईरान को दबाने का, चूंकि ये हुती से और हमास से और हिजबुल्लाह से इराक में भी ये इस तरह की हरकत करने के लिए एक्टिव रहते हैं और काफी करते हैं। इसलिए
ईरान की वो ताकत है। तो वो अभी जो स्टेटमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, बेसिकली वो हिजबुल्लाह का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये हो रहा है। सच्चाई यही है कि हिजबुल्लाह की ताकत को काफी, खास करके इस बार इजराइल ने कम किया है, काफी बर्बादी हुई है हिजबुल्लाह की। दूसरी तरफ ये भी आप देखिए कि यहाँ पे इजराइल पे कहा जा रहा है कि ऐसे भी एक तरह देख से सकते हैं ट्रंप कि ने दारोमदार कहीं ना कहीं ये हिजबुल्लाह पर दे दिया है कि सीजफायर को मेंटेन रखे, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। मैं इस पर जवाब लेने के लिए फिर से आ रही हूँ। उस बीच रजनीश कुछ कहना चाह रहे। रजनीश, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से हिजबुल्लाह की अगर जहाँ तक बात की जा रही है, इस सबसे बड़ा जो है मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये भी सामने आती है कि जब पहले सीज फायर हुआ था तो अमेरिका ने आखिर क्यों जो इजराइल को तैयार नहीं किया कि वो जो सीज फायर की बात ईरान के साथ कर रहा है उसमें लेबनान को भी शामिल किया जाए। हालांकि जब इजराइल के अमेरिका और ईरान के साथ जब सीज फायर दो सप्ताह की घोषणा की गई थी, उस समय जेडी वेंस ने साफ तौर पे नेक्स्ट डे यानी जिस दिन ये सीज फायर की बात की गई थी उसके बाद भी इजराइल और लेबनान के बीच लगातार हमले हो रहे थे और इजराइल लेबनान का माफ़ कीजिएगा, ईरान लगातार लेबनान का साथ दे रहा था। तो जिसके बाद ये तमाम सवाल उठे कि जब ईरान के साथ ऑलरेडी लेबनान है तो अगर ईरान के साथ सीज फायर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली लेबनान के साथ भी ये सीज फायर होना चाहिए था। लेकिन जेडी वेंस ने अगले दिन आके ये बयान जारी किया था कि ये जो सीज फायर है ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल माफ़ कीजिएगा ईरान के साथ है और जो लेबनान इस सीज फायर में शामिल नहीं है। तो अब जब इस तरीके की बातें सामने आई थी उस समय, तो उस समय इजराइल को क्यों तैयार नहीं किया गया था कि वो लेबनान पे हमला ना करे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ये युद्ध लड़ रहे थे और इन दोनों की अगर बात की जाए तो अमेरिका ही मदद कर रहा था इजराइल को। तो आखिर क्यों उस दौरान इजराइल ने अमेरिका की बात नहीं मानी और अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जो है वो सीज फायर के लिए तैयार हो गया है और जो नेतन्याहू है वो साफ तौर पे इस बात के लिए तैयार हो गए। पहले आखिर क्यों तैयार नहीं हुए थे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा अमेरिका ने इस दौरान आखिर ऐसा क्या किया जो हिजबुल्लाह और जो नेतन्याहू है उनके बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। अजिताभ जी, इसका जवाब आपसे। देखिए, इसके पीछे सिंपल दो कारण है। एक, मैंने पहले भी कहा कि इजराइल ने बढ़त बना ली है। इजराइल की दो मांगे थी या दो उसके ख्वाहिश थे। पहला तो कि एक बफर जोन क्रिएट करना। ऑलरेडी इजराइल ने 10 किलोमीटर तक, आप कह लीजिए लितानी नदी जो है वहां तक उसने कैप्चर कर लिया है और इस एग्रीमेंट में जो हिजबुल्लाह डिमांड कर रहा था कि वो खाली करे लेबनान के एरिया से, वो पीछे जाए इजराइल उसके लिए तैयार नहीं हुआ है। 10 किलोमीटर लेबनान के अंदर लितानी नदी तक उसका अभी भी कैप्चर जारी है, तो ये उसको बहुत ताकत मिल रही है। पहला ये है। दूसरा, हिजबुल्लाह की बहुत सारी जो उसको डैमेज करने की बात है, दक्षिण लेबनान में एक तरह से उसका जो कैपिटल था, कैपिटल सिटी, वहां तक इजराइल ने अपनी पहुंच बना ली और हिजबुल्लाह को काफी डैमेज किया है। तो इजराइल चूंकि अब आप कह लीजिए कि बढ़त की स्थिति में है, कंट्रोल की स्थिति में है, इसीलिए वो तैयार हुआ है, अदरवाइज ये सीज फायर नहीं होता। इजराइल हमेशा से ये कोशिश करता है कि जब तक हमारा कंट्रोल ना हो जाए, हालांकि ये सीज फायर भी बहुत फ्रेजाइल है। आप देखिए, पहले भी इतिहास उठा के देख लीजिए, सीज फायर कई बार इसका उल्लंघन दोनों तरफ से हुआ है। तो इसी कोई गारंटी नहीं है कि ये सीज फायर परमानेंट है, लेकिन पॉजिटिव है कि सीज फायर हो गया है 10 दिन के लिए, ये बड़ी बात है। ठीक है, इस बीच एक अपडेट जरा बता दें जिसका आपने जिक्र अभी किया भी है। लेबनान पर नेतन्याहू की तरफ से स्टेटमेंट आया है। लेबनान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान, लेबनान से आईडीएफ की वापसी नहीं होगी, सीरिया बॉर्डर तक सुरक्षा घेरा बनाएंगे। 10 किलोमीटर चौड़ा होगा ये सुरक्षा घेरा। ये लेबनान पर नेतन्याहू की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है। बढ़त बना ली है कहीं ना कहीं इजराइल ने और इसीलिए सीजफायर के लिए रजामंद हुए हैं। लेबनान से आईडीएफ की वापसी नहीं होगी, सीरिया बॉर्डर तक सुरक्षा घेरा बनाएंगे। 10 किलोमीटर चौड़ा होगा सुरक्षा घेरा भी। कर्नल शर्मा, 2 शर्तें भी रखी यहां पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के सामने कि भाई अपने हथियार सरेंडर कर दो और सीमा से पीछे चले जाओ। साथ साथ ये भी बता दिया कि भाई आईडीएफ तो वहां से नहीं हटेगी और सीरिया बॉर्डर तक सुरक्षा घेरा बनाएंगे। जिक्र भी कर दिया 10 किलोमीटर चौड़ा होगा। अब इतनी सारी शर्तों के बीच भी हिजबुल्लाह क्या रिएक्ट नहीं करेगा या फिर हिजबुल्लाह रिएक्ट ना करे, इसलिए ईरान ने भी एक कमेंट दे दिया है कि भाई हिजबुल्लाह के संयम की वजह से ही, दृढ़ता की वजह से ही ये सीज फायर जो है मुमकिन है।
मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके जवाब जो है दो भागों में देना चाहूंगा। पहला भाग जो है कि ये जो आप सीरिया और लेबनान के अंदर जो आईडीएफ ने एरिया कैप्चर कर रखा, वो बेसिकली क्या है, ये आज की उनकी सोच नहीं है। ये अक्टूबर 2023 के बाद की सोच थी, या जिस समय सीरिया के अंदर तख्ता पलट हुआ, कि वो एक प्रकार का बफर जोन बनाना चाहते हैं अपने और पोटेंशियल एनिमी के बीच के अंदर, चाहे वो लेबनान है, सीरिया है, तो बफर जोन बनाना चाहते हैं जिसे वो किसी भी हालत के अंदर नहीं छोड़ना चाहेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है कि देखिए, ऐसा है कि जो हिजबुल्ला लेबनान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर हुआ था, तो उसे इजराइल ने जो है लेटेस्ट जो है इजराइल ने नहीं तोड़ा था। 2 मार्च को जब हिजबुल्ला ने ईरान के अंदर, जब उसके सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद जो है 2 मार्च को लेबनान से हिजबुल्ला ने जो है इजराइल के ऊपर अटैक किया था, और इजराइल ने जो है उसके ऊपर रिटेलिएट किया था। इजराइल का बस एक एम है जो उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया हुआ है कि हम हिजबुल्ला को टोटली डी वेपनाइज करना चाहते हैं। अगर हिजबुल्ला ने इस 10 दिन के दौरान भी किसी प्रकार का कोई हमला किया तो उसका सॉलिड रिटेलिएशन आएगा। अब बात आ जाते, ईरान जो कह रहा है हिजबुल्ला की जीत हुई है, जैसा हमारे आदरणीय साथी जी ने कहा है, एक मनोबल बढ़ाना है। अगर वो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसका बाकी जो प्रॉक्सीज हैं वो सोचेंगे कि सिर्फ ईरान जो है अपने साथ शांति बनाने के लिए यूएस के साथ बातचीत कर रहा है, एक प्रकार से मनोबल बनाना। बाकी आपके संवाददाता साहब ने जो अपनी रिपोर्ट अभी पेश किया, उसमें मैं थोड़ा सा भिन्न मुझे इसलिए लगता है कि देखिए, स्टार्टिंग के अंदर ही पाकिस्तान ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था, ईरान को बताया कि लेबनान शामिल होगा, अमेरिका को नहीं बताया। दूसरा जो है, एक आर्मी मैन होने के नाते मेरी ये सोच है कि उस समय जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी अमेरिका की, वो ईरान के साथ जो है किसी प्रकार से समझौता करना, और पर्दे के पीछे की राजनीति ये थी कि इजराइल को जो है अभी जो है नहीं रोका जाएगा, क्योंकि उसके पास एक प्रकार का लल पीरियड मिल गया है 22 अप्रैल तक, तो वो अपने जो है इश्यूज जो है वो लेबनान के साथ सॉर्ट आउट कर सकता है। अगर ये बात आगे बढ़ती और लेबनान का मसला बीच में ना आता, और अगर इनकी शांति वार्ता हो जाती, तो उसके बाद जो है इजराइल ने फिर अपना फुल स्केल के साथ अटैक करना था। मैं मानता हूं, जैसा आपने बताया, कि इसके अंदर अभी के लेबनान और इजराइल के सीज फायर के अंदर अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। अमेरिका फॉर द टाइम बिंग एक सीज फायर करवाने के बाद ईरान को ये इंप्रेशन देना चाहता है कि आपकी सबसे बड़ी डिमांड जो है वो मान ली गई है, अब आप नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आ जाइए। अगर ईरान नहीं आता, अभी भी आता, चाहे वो किसी प्रकार की पोस्चरिंग करता है, उसके आर्मी जो है, ईरान की आर्मी कहती है कि हम जो है जो कुल मिला के सर ये सारी बातें, वो जो ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता होने वाली है उसके से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं तमाम चीजें। सर मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी, रजनीश के पास एक अपडेट आ रही है। रजनीश प्लीज, ओवर टू यू। देखिए, सीज फायर इजराइल और लेबनान के बीच जो सीज फायर की बात हुई है, उस सीज फायर से पहले लेबनान के तायर जो पर भारी बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से। इजराइल की जो एयरफोर्स है उसने एयर स्ट्राइक किया है लेबनान के तायर पे और कई इमारतों को तबाह कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो इजराइल का डोमिनेटिंग नेचर भी कहा जा सकता है कि एक बार जब जो सीज फायर की जो बात हो गई है, उसके बाद इस तरीके की जो हमले किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये डोमिनेटिंग नेचर या डोमिनेटिंग जो रवैया इजराइल की तरफ से है कि वो लेबनान को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है, बशर्ते लेबनान जो है वो किसी भी तरीके की बातें का इजराइल या फिर सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। तो ये क्या दर्शाता है, ये समझ नहीं आता कि क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर ना सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान को भी डोमिनेट करने की कोशिशें कर रहे हैं कि भले ही सीज फायर के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं या आप तैयार हो गए हैं, लेकिन आपको ये इस बात को हमेशा के लिए समझ लेना चाहिए कि हम लोग सीज फायर को अगर मान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई मजबूरी है।
इसी का जो है वो मैसेज मुझे लगता है एक तरह से इस एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल रजनीश, एक छोटा सा करेक्शन, ये बमबारी इजराइल की तरफ से जो की गई है सीज फायर से पहले की गई है। अजिताभ जी, ये सीज फायर से पहले इस तरह के अटैक्स करना, ये बमबारी करना, ये क्या संदेश है? पहले बड़े पैमाने पर आपने नुकसान कर दिया है इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के जिस तरीके से उनके ठिकानों पर, सो कॉल्ड ठिकानों पर अटैक किए हैं, और उसके बाद सीज फायर के लिए माने हैं। सो ये क्या इशारा, क्या मैसेज? देखिए, इसमें मोनिका जी सिंपल है कि आप ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की और निगोशिएशन में पॉइंट अपने शर्तों को मनवाने के लिए आप हर कोशिश करते हैं। ये इजराइल की तरफ से जो बम्बार्डमेंट किया गया है सीज फायर अनाउंस या लागू होने से पहले, उसका यही है कि हिजबुल्लाह के जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहां से उनको पीछे खदेड़ा जाए। ऑलरेडी लगभग 12 लाख लोगों को लितानी नदी तक इन्होंने खाली करवा लिया है। हिजबुल्लाह इस एरिया में अपने हथियार रखता था। जैसे अभी खबरें आई हैं कि किसी स्कूल कंपाउंड में हिजबुल्लाह ने बहुत सारा हथियार का जखीरा रखा हुआ था जो इजराइल की आर्मी ने कैप्चर किया है। तो ये वहां से इनका अटैक करना इजराइल की ओर बहुत आसान हो जाता था क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम था। तो इजराइल की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इनको पीछे किया जाए, और लितानी नदी जो है वो एक बफर जोन का और सिक्योरिटी जोन का काम करता है, इसलिए वहां तक इन्होंने खदेड़ दिया। उस एरिया में जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, जो सो कॉल्ड उसका एक कैपिटल सिटी भी जिसको जहां से वो ज्यादा मुख्यालय कह लीजिए, उसको खाली करवा दिया। और ये सारी कोशिशें इजराइल की हुई हैं एक पूरी प्लान के तहत, और जब वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं तभी ये सीज फायर हुआ है। मतलब तो ये अमेरिका की तरफ से पहले हमने अटैक कर दिया, अब इससे पहले कि आप रिटालिएट करें सीज फायर पूरा उसने अपना एक कह लीजिए ना, जो जैसे आयरन डोम कहते हैं ना, ये एक तरह का आयरन डोम ही कह लीजिए कि इतना पीछे कर दिया। 10 किलोमीटर का काफी बड़ा एरिया होता है, और उस एरिया को इन्होंने अपनी तरफ से एक तरह से सेफगार्ड कर लिया, वो सिक्योरिटी जोन। और वहां पे इजराइल के ही सैनिक रहेंगे, ये भी आप देखिए, लेबनान की सैनिक नहीं रहेगी, ये लितानी नदी तक इजराइल के ही सैनिक रहेंगे, वही कंट्रोल करेंगे। तो इजराइल कोशिश कर रहा है अपने आप को सिक्योर करने का, अपने सिटीजन्स को, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए कि इजराइल की जनता जो है, अभी भी जो सर्वे आया है, इजराइल की जनता इस सीज फायर के सपोर्ट में नहीं है। वो चाहती है कि हिजबुल्लाह को वंस फॉर ऑल पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए, और जो उसके पास हथियार हैं सारा उसको, जो आप एक तरह से डीवेपनाइज करने की बात होती है, ये बहुत बड़ी शर्त का एक पार्ट था उसका। तो ये कोशिश है। तो एक तरफ नेतन्याहू को अपनी जनता का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है जो तैयार नहीं है इस सीज फायर के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेशर है कि आप सीज फायर कर लो। तो ये बीच का रास्ता निकाल लिया कि सिक्योरिटी जोन बना दिया, हिजबुल्लाह को काफी पीछे छोड़ दिया। अब वो बातचीत करने की स्थिति में है, और इसीलिए सीज फायर हुआ। ठीक है, इस बीच एक अपडेट जरा बता रहे, दक्षिणी लेबनान में 48 घंटे में 15 अटैक्स हुए, 15 हमले 48 घंटे में दक्षिणी लेबनान में। रिहायशी इलाके इजराइल के टारगेट पर रहे, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया इजराइल द्वारा। रिहायशी इलाकों में छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाके, ये आईडीएफ द्वारा कहा गया है, और इसीलिए रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया है। कर्नल साहब, यहाँ पर रिहायशी इलाकों में लगातार टारगेट हो रहा है, लंबा चौड़ा आंकड़ा रहा जिन लोगों की मौत हुई है लेबनान के। ऐसे में क्या उन सब लोगों की मौत अब उसकी कोई वैल्यू लेबनान के लिए नहीं रह जाएगी? लेबनान इस बात को बखूबी समझ रहा है कि अगर रिहायशी इलाकों में इजराइल द्वारा टारगेट किए गए तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, या इसे लेकर किसी तरह का गतिरोध? जी देखिए मैडम, ऐसा होता कि जब दो देश आपस में युद्ध में होते हैं और कहीं से किसी प्रकार की इनपुट मिलती है, या कहीं से होप होती है कि आने वाले दिनों में बातचीत होगी, जहाँ किसी प्रकार का पीस नेगोशिएशन होगा, उससे पहले जो है एक देश जो है जो थोड़ा पावरफुल होता, वो इस प्रकार से हमले करता है और मतलब तबाही मचा देता है, ताकि एक प्रकार का अपोनेंट फोर्सेस के अंदर, उनके दिलो दिमाग के अंदर एक डर या भय पैदा हो जाए, ताकि जिस समय वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आते हैं तो उनके दिलो दिमाग के ऊपर ये बात रहती है कि ये जो दूसरी पार्टी है वो पावरफुल है, अगर हम इनकी बात नहीं मानते हैं तो इसी प्रकार के हमले दोबारा हो जाएंगे। रिहायशी इलाके के अंदर बेसिकली जो पास्ट के अंदर जो इंसिडेंट आई हैं, कि चाहे हॉस्पिटल के ऊपर हो या बाकी जगहों के ऊपर जो इजराइल ने हमले किए हैं, इजराइल ने इनको जस्टिफाई किया, क्योंकि चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो, उन्होंने हमेशा जो है
हॉस्पिटल्स का, स्कूल्स का, सर लेकिन उस जस्टिफिकेशन का क्या, जब ईरान के प्राइमरी स्कूल में छोटी छोटी बच्चों को टारगेट किया गया, वहां कौन से IRGC के लड़ाके घुसे हुए थे? देखिए मैडम, आपको ये देखना पड़ेगा, जिस समय हम कहते हैं कि मिनाब के अंदर 168 बच्चियों का नुकसान हुआ था, तो वो कहाँ था स्कूल लोकेटेड? वो IRCG के नवल हेडक्वार्टर की पेरीमीटर में, या उस विसिनिटी के अंदर था। जब IRCG को मालूम था कि अमेरिका का अटैक होने वाला है, जब इन लोगों के तलखा तलखी बढ़ रही थी, तो क्या जरूरत थी कि उन दिनों में एक मिलिट्री टारगेट के अंदर आप इतने बड़े स्कूल को चला रहे हैं? इस देख जी जी मैडम। जी अजिताभ जी भी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद मैं रजनीश का रुक। अजिताभ जी देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, ये सारे देश सारे लोग इजराइल पे दबाव दे रहे थे। अमेरिका पे भी दबाव था कि जिस तरह की बमबारी इजराइल ने की है, वो एक वॉर क्राइम में भी आता है, क्योंकि सिविलियन एरियाज को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डैमेज कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजराइल ने सिविलियन एरियाज पे अटैक किए हैं, और आपने जैसा बताया रिहायशी इलाकों पे हुआ है, तो ये एक वॉर क्राइम में भी आता है। इजराइल का इसका भी प्रेशर था। दूसरी तरफ आप ये भी देख लीजिए कि हिजबुल्ला का ने इसको मिसयूज किया है। वो हर लोग करते हैं कि भाई सिविलियन एरियाज को यूज करके अटैक के लिए, तो इजराइल जस्टिफाई तो कर सकता है इसको, लेकिन सिविलियन एरियाज पे इतने, अभी तक देखिए जो डेटा आए हैं, 2000 से ज्यादा लेबनीज सिटीजन्स की मौत हुई है, और विस्थापन तो आप देख रहे हैं लगभग 12 लाख लोग से ज्यादा विस्थापित हुए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ यूनाइटेड नेशंस का या ह्यूमन राइट्स का रोल तो होता है। तो प्रेशर भी एक क्रिएट हुआ है अमेरिका की तरफ से, कह लीजिए इजराइल की अपनी मजबूरियां रही हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रहा है, ये सारे मिलके ये सीज फायर की स्थिति आई है। लेकिन ये कितना टिकाऊ होगा, ये दोनों तरफ से, हिजबुल्ला और इजराइल दोनों की तरफ से इतिहास रहा है कि हर बार इसमें छेड़छाड़ हुई है। विश इस बार एक फैक्टर ज्यादा है ईरान का, क्योंकि ईरान की वार्ता होनी है दूसरे राउंड की, इसलिए इस सीज फायर की जरूरत थी। ईरान बार बार इसको कह रहा था, तो शायद वो एक प्रेसिंग इशू हो गया है, और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पे प्रिवेल हुए हैं। जी सिंह साहब, मैं लौट रही हूं। रजनीश, ओवर टू यू। देखिए, एक बड़ी खबर सामने आई है कि इजराइल और लेबनान के बीच जो सीज फायर की ऐलान किया गया है, उसे लेकर जो है वो कतर ने इसका स्वागत किया है। कतर ने साफ तौर पे ये बात कही है कि दोनों के बीच जो सीज फायर हुआ है, वो सीज फायर की जो शर्तें हैं उनको ईमानदारी से माना जाए, और जो तनाव बढ़ गया है इस युद्ध के कारण तमाम देशों में, वो तनाव कम हो। ये बातें कतर की तरफ से की गई हैं, और कतर ने इस सीज फायर का स्वागत किया है और कहा है कि इस सीज फायर के दौरान जिन शर्तों को माना गया है दोनों देशों के द्वारा, उन शर्तों का ईमानदारी से पालन हो, और तनाव जो पैदा हो गया है इस युद्ध की वजह से, वो तनाव कम हो। ये बातें कतर की तरफ से कही गई हैं। ठीक है कर्नल शर्मा, सीज फायर हुआ है, 10 दिन का सीज फायर है। ये सीज फायर का जो वक्त है, ये सिर्फ 10 दिन क्यों रखा गया? क्या इसके पीछे भी कुछ मायने, या फिर ये रिलेट कर रहा है जो वार्ता अभी अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली है? अगर उस वार्ता में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ये सीज फायर भी टूटेगा? अभी इसके बारे में प्रेडिक्ट करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यस, इस सीज फायर को जो है कोइंसाइड किया गया है आने वाली वार्ता के अंदर, ताकि माहौल एक प्रकार से कंड्यूसिव बन सके कि ईरान की जो डिमांड थी कि लेबनान के भी इंक्लूड किया जाए, तो अब जो है लेबनान के अंदर जो है 10 दिन का सीज फायर हो गया। इसके साथ साथ देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है मैडम, कि इसको कोइंसाइड किया गया है। देखिए, पाकिस्तान का डेलीगेशन ईरान के अंदर है, दोनों तरफ से जो है कुछ पॉजिटिव साइन आ रहे हैं कि बहुत जल्दी ही जो है शायद 22 अप्रैल से पहले पहले इनकी वार्ता हो जाए, क्योंकि सीज फायर को बढ़ाने के मूड में जो है अमेरिका है नहीं। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिकली इस वार्ता को, ईरान अमेरिका की वार्ता को सफल बनाने के लिए जो है ये लेबनान के अंदर सीज फायर हुआ। एक पिछले सेगमेंट में थी जब बात कर रहे थे हमारे साथी की वार क्राइम्स के बारे में। देखिए मैडम, यहाँ डिबेट के अंदर ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन वार क्राइम्स कर रहा है। अगर इजराइल वार क्राइम्स कर रहा है तो 7 अक्टूबर 2023 को वो क्या था, वो उसको आप किस श्रेणी के अंदर क्राइम्स को कहेंगे, जहां पे 1300 लोगों को मार दिया गया, औरतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें जिंदा जला दिया गया, बच्चों को जिंदा जला दिया गया। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन वार क्राइम्स कर रहा है और कौन नहीं वार क्राइम्स कर रहा है। जी मैडम।
बिल्कुल, ये दूध का धुला कोई भी नहीं है और सभी के हाथ खून से रंगे। इस बीच एक अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ईरान परमाणु हथियार ना रखने पर सहमत है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान हमें एटमी डस्ट वापस देने पर भी सहमत है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया। ईरान तकरीबन हर बात से सहमत है। ईरान समझौता करना चाहता है। इस हफ्ते के आखिर में ईरान के साथ अगली बातचीत होनी है। तमाम सकारात्मक इशारे जो हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए हैं। That's what ABC says, but the fact is that if you look at the stock markets up, everything's doing really well. And the big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. अजिताभ जी, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सुन रहे थे और वाकई में ऐसा लगा कि हमने आपकी वो हिजबुल्लाह वाली डिमांड मान ली है और सीज फायर हो गया है। अब आपको ये बाकी शर्तें जो हमने रखी हैं ये आपको माननी होगी, परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और ऐसे करके ये अपनी सूची डोनाल्ड ट्रंप ने रख दी और ऐसा लग रहा है कि पूरा दबदबा उन्होंने ईरान पर बना दिया। अब अगर ईरान ने इधर उधर जरा सा भी किया तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। देखिए मोनिका जी, मुझे लगता है ये ट्रंप का बरबोलापन है। बार बार वो इस तरह का क्लेम करते हैं। वो तो डे 1 से कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। तो अगर आप जीत ही गए हैं, जब ईरान ने सारी शर्तें आपकी मान ली, तो फिर ये सीज फायर की जरूरत क्या, ये वॉर की जरूरत क्या है? ये ज्यादा मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाने की रणनीति और रणनीति का भी हिस्सा है। ये ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है, दबाव बनाने की नीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ आप देखिए कितनी फ्रंट पे ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। और इसमें एक और मैं कहना चाहूंगा, एक तो जो प्राइस राइज हुई है इसकी वजह से अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका की जनता डायरेक्ट इसकी वहां $4 अभी पर गैलन जो है गैस की प्राइस हो गई है, $5 के लगभग ऑयल की हो गई है। तो इससे वहां महंगाई बढ़ी है और मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है। अपोजिशन वहां बहुत एग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी हो रहा है। आप देख रहे हैं वहां वोटिंग लगातार हो रही है। उसमें भले राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी जीत रही हो और उनको सारी, लेकिन वहां पे संघर्ष पक्ष और विपक्ष का बढ़ता जा रहा है। जनता भी अपनी तरफ से परेशान है। तो ये भी ट्रंप की एक परेशानी का सबब है। और एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये मनोवैज्ञानिक तो है, जनता का प्रेशर तो है, बट तीसरी तरफ देखिए कि प्राइस राइज जो पॉजिटिव ये बात करते हैं ना, उसके पीछे की एक रणनीति इनकी है कि एक माहौल बना जाए, उससे विश्व में जो ये आर्थिक एक जो संकट है उसको थोड़ी सी कमी होगी। आप देख लीजिए इन बयानों से स्टॉक मार्केट थोड़ा सा उबड़ा है, ऑयल प्राइस बढ़ने कम हो गए हैं। तो ये एक जानबूझ के और इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का, उनके डोमेस्टिक जो प्रेशर है उस पे भी दबाव थोड़ा ट्रंप पे कम होगा और मनोवैज्ञानिक रूप से वो ईरान को दबाने की कोशिश होंगे। तो कई फ्रंट पे ये नैरेटिव क्रिएट की जा रही है और उसका असर होता लेकिन दिख रहा है। एक और स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का आ रहा है, रजनीश बता रहे। रजनीश, क्या जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के नए स्टेटमेंट के बारे में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई स्टेटमेंट दी। उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये दावा किया है कि हमें जीत मिलने वाली है। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि ईरान के पास कोई नेवी नहीं बची। तकरीबन 158 जहाज जो है वो उसके समुद्र में डूब चुके हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि साफ तौर पे उन्होंने ईरान को जो उनकी जो नेवी है उसको लेकर ये बड़ा बयान जारी किया कि ईरान के पास अब कोई भी नेवी नहीं बची है। उसके 158 जहाज समुद्र में डूब चुके हैं और उन्हें जीत जल्द मिलने वाली है। एक बार सुन लेते हैं रजनीश, ट्रंप द्वारा क्या कहा गया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। I said we were in there for 2 months, and you know what? We're going to have victory very shortly. This is not, and against a very tough, smart country. These people were fighters. And, I don't want to claim it before the fact, but they have no Navy left. 158 ships at the bottom of the sea. 158, think of it.
115. I got angry. I said, "Why didn't you save him? We could have used him, you know." कर्नल शर्मा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया है कि ईरान के पास कोई नेवी नहीं बाकी है, 158 जहाज समुद्र में डूब गए हैं, ये क्लेम उनके वाकई में फैक्ट है इनमें, या फिर ये भी सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने के लिए जो है किया दिए जा रहे हैं? मैडम, हम भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के विद्यार्थी हैं। हमें भी काफी इंटरेस्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, लेकिन हमारे सामान्य ज्ञान के मुताबिक तो हमने इतनी बड़ी संख्या जो है वो अभी तक किसी भी मीडिया में, चाहे वो हमारा इंडियन है जहाँ फॉरेन मीडिया, कहीं नहीं हमने सुना कि 158 शिप्स को जो है इन्होंने डुबो दिया। कभी ऐसी बात नहीं हुई है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो ये वो अपनी सोच है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ईरान और अमेरिका के अंदर अगर ये समझौते सफल होना, तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर को, डोनाल्ड ट्रंप को एक सलाह देनी चाहिए कि आप 3-4 दिन के लिए जो है मौन व्रत के अंदर चले जाएं। जिस प्रकार से आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो परमाणु हथियार बनाने के लिए तैयार है, परमाणु नहीं बनाएगा उसके लिए तैयार है, वो यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम हैंडओवर करने के लिए तैयार है, और इसी प्रकार की और जो खबरें दे रहे हैं, आप नहीं समझते कि इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है बातचीत से पहले आप दे रहे हैं, तो उस देश के आत्मसम्मान के ऊपर या उनका रिजॉल्व के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कि उनकी ओवरऑल छवि जो है वो पूरी तरह से वर्ल्ड के अंदर ईरान की खराब होती है कि अरे इसने तो सरेंडर कर दिया, बातचीत करने से पहले ही सरेंडर कर दिया। दूसरा भी तो एक वो हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है कि ईरान इसे प्रोवोकेटिव ले। और इस बीच सर, आपने जो स्टेटमेंट्स का जिक्र किया, मैं एक और स्टेटमेंट जरा इसमें जोड़ दूं, फिर आपके पास लौट रही हूँ। ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दे दिया, इस दफा वो ईरान को लेकर नहीं, नेटो को लेकर दिया है। नेटो पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट, नेटो ने ईरान के खिलाफ साथ नहीं दिया, ये ट्रंप ने कहा है। नेटो पर खरबों डॉलर खर्च करता है अमेरिका, नेटो को इसका अंजाम भुगतना होगा। कर्नल साहब, बात पूरी कर लीजिए, संक्षेप में रखिएगा सब। हाँ, तो जिस प्रकार की, अच्छा, नेटो वाली बात जो आई है मैडम, नेटो की आज की तारीख के अंदर अमेरिका जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग थलग पड़ गया हुआ। आज यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो है 40 देशों का एक समिट कर रहा है, जिसके अंदर से वो डिसाइड करेंगे कि हम स्टेट ऑफ हार्मुज के लिए किस प्रकार से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को आने वाले दिनों के अंदर चालू रखें। और साथ ही साथ कुछ बातें निकल कर आ रही हैं कि वो अपनी कुछ मिलिट्री अलायंस और समथिंग, अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन हैरानी वाली बात जो है, इस समिट में जो है ना तो इजराइल और अमेरिका को इससे दूर रखा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप साहब को आज पूरा वर्ल्ड क्यों उनका साथ छोड़ रहा है? तो मैडम, मुझे एक बचपन में तुलसीदास जी का मैंने दोहा पढ़ा था, कोयल काको देत है कागा कासे लेत, तुलसी मीठे वचन से जग अपना कर लेत। अमेरिका को नाटो कंट्रीज ने, बाकी देशों ने इसलिए छोड़ा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो है आदत है हर किसी की बेइज्जती करना, हर किसी के साथ बदतमीजी से पेश आना। वो खामियाजा निश्चित तौर पर भुगतेंगे। माफी के साथ आप सभी को फिलहाल शुक्रिया कहना चाहूंगी, क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए भी। इस बीच एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।